बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा टीवी चैनल गंजरा पोस्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का वो अछूता मुल्क है जहां मुबैना तौर पर हर शख्स अपना असली काम छोड़कर वो काम करता है जो उसके करने का नहीं होता। मसलन सियासतदान ठेकेदारी करते हैं, ठेकेदार सौदेबाजी करते हैं, FBI वाले टैक्स चोरी की कंसल्टेंसी करते हैं, पुलिस वाले डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं, डॉक्टर मरीज की जेब काटते हैं, इंजीनियर नाकिस पुर्जों की मार्केटिंग करते हैं, मुंसिफ सियासत करते हैं, ताजिर टैक्स चोरी करते हैं, वकील मुजरिमों का दिफा करते हैं, उस्ताद जाली डिग्रियां बांटते हैं और अनपढ़ जागीरदार और सरमाएदार कानून साजी करते हैं। नतीजतन मुल्क के सियासी, माशी और माशरती हालात जिस नहज पर पहुंचे हुए हैं वो कोई उछलने की बात नहीं। तशवीश की बात यह है कि इस्लाह अहवाल की कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आती है, बल्कि सूरत-हाल कुछ ऐसी है कि हम जो भी कदम उठाते हैं उसके बाद हालात मजीद खराब होते हैं। मर्ज बढ़ता ही गया जूं दवा की। मुल्की हालात पर तबसरा अगले किसी प्रोग्राम पे उठाए रखते हैं। बजट का शोर शराबा इस वक्त चल रहा है। नया बजट पेश हो चुका है और उस बजट के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तफसीलन कोई बात यूं नहीं हो पाई कि पार्लियामेंट में एक तरफा तौर पे हुकूमती पार्टी बैठी हुई थी, उसके मुहस्सन की दाद हो रही थी और उसके डोंगरे बरसाए जा रहे थे तहसीन के, लेकिन उसमें बजट में अवाम के लिए क्या मनफी पहलू हैं उसके हवाले से कोई बात नहीं हो रही थी। खैर, बजट पे तफसीलन हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे। फिर वक्त हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि 2018 में जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई, इलेक्शन के नतीजे में PTI बरसर इक़्तिदार आई तो मुल्क के माशी हालात क्या थे, और 2022 में जब PTI की हुकूमत को जबरी तौर पर घर भेज दिया गया तो उस वक्त के क्या हालात थे, इसका एक कंपैरिजन फाइनेंशियल हवाले से हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे ताकि आप जान सकें कि तब यानी 2018 में जब नए इलेक्शन हुए PTI बरसर इक़्तिदार आई तो मुल्क की माली हालत क्या थी, और जब जबरी तौर पे इन्हें 2 माह के लिए रुखसत किया गया तो उस वक्त के मुल्क की हालात माशी एतबार से कैसे थे। नाज़रीन, PTI की हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से अभी जो हमारा सर्वे रिपोर्ट शाया हुआ है उसमें ये बात तस्लीम की गई, जो सर्वे रिपोर्ट शाया हुई है उसमें ये बात तस्लीम की गई है कि PTI के इस मुख्तसर से पीरियड में 3-3.5 साल के अरसे में जो तरक्की की रफ्तार रही है मुल्क की सतह पे वो 6% के लगभग रही है, जबकि उनका टारगेट 7% था। मौजूदा हुकूमत ने अपने बजट में आने वाले साल के लिए, नए साल के लिए 5% का हदफ मुकर्रर किया है। इस बहस में जाए बगैर कि इसमें PTI ने कौन से इक़दाम किए उन पर हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया, हम आपको 2018 और 2022 का एक तकाबली जायजा आपके सामने पेश करना चाहेंगे। 2018 की नून लीगी हुकूमत के दौर में करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब डॉलर था। PTI की हुकूमत जब बरतरफ हुई है तो ये खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर सिर्फ 1 अरब डॉलर रह गया था। फॉरेन रिजर्व्स 2018 में 9 अरब डॉलर थे। PTI की हुकूमत गई है तो ये 22 अरब डॉलर भी छूट गए हैं। टैक्सों की वसूली 2018 में 3,770 अरब रुपए थी। इसे ऑलमोस्ट दुगना करके PTI की हुकूमत जब गई है तो 6,100 अरब रुपए भी छूट गए। ये मुल्की तारीख में सबसे हाईएस्ट फिगर है। बैरून मुल्क से ज़र की तरसील जो बाहर के ममालिक में बैठे हमारे पाकिस्तानी भाई पैसे भेजते हैं। नून लीग की हुकूमत के दौर में 19 अरब डॉलर थे, जबकि PTI के दौर में ये रकम बढ़कर 31 अरब डॉलर हो गई। बरामदात की मद में
नून लीग की हुकूमत के दौर में 20 अरब डॉलर, जबकि पीटीआई के दौर में 31 अरब डॉलर और आईटी के एक्सपोर्ट 5 अरब डॉलर। कौमी पैदावार का खसारा नून लीग के दौर में 70% था। इस खसारे को कम करके पीटीआई के दौर में 65% किया गया और ये मुल्की तारीख में पहली बार हुआ है कि 5% की कमी हुई है कौमी पैदावार के खसारे में। बरामदात नून लीग के दौर में 20 अरब डॉलर थे, जो पीटीआई के दौर में बढ़कर 31 अरब डॉलर हो गए और उसके अलावा 5 अरब डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट्स हुई। ये तो कौमी पैदावार का खसारा। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 5% कम हुआ। इसके अलावा पीटीआई की हुकूमत के दौर में जो फलाही इक़दाम थे वो बड़े काबिल तहसीन थे। उनके आने से पहले नून लीग की हुकूमत के दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1.2 अरब रुपए अवाम पर खर्च किए गए। उसके मुकाबले में पीटीआई की हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत 3.6 अरब रुपए खर्च किए। न सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा कम लागत मकाना, सेहत कार्ड, किसान कार्ड, माजूर कार्ड, एहसास स्कॉलरशिप के 38 अरब रुपए, 10 अरब दरख्त, 10 डैम 50 साल बाद ये इतनी बड़ी तादाद में डैम बनाना शुरू किए गए, इसलिए कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क हो और हमें पानी के रिजर्व्स की अशद ज़रूरत है। हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क पहले ही हमारी तरफ आने वाले पानी पे मुख्तलिफ डैम्स बना के उसको रोक चुका है। वो हमारी ज़रूरत के वक्त पानी रोक देते हैं और जब हमारे लहलाते खेतों को सैलाब से बचाने की ज़रूरत होती है तो उस वक्त पानी छोड़ देते हैं। वो वाटर की वॉर हम पर मुसलत कर देते हैं। इन हालात में पानी के रिजर्व्स की हमें अशद ज़रूरत थी कि जब हमें ज़रूरत हो तो हमारी ज़मीनें बंजर ना हो। इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि 10 डैम पीटीआई के दौर में शुरू हुए। 21 यूनिवर्सिटियों की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। 31 हॉस्पिटल्स बनाए गए और सैकड़ों कॉलेज। पीटीआई हुकूमत बाज़ औक़ात जब हम इन मामला पे गुफ्तगू करते हैं और ये तकाबली तजिज़िया पेश करते हैं तो कुछ दोस्तों का कहना ये होता है कि पीटीआई की हुकूमत पे एक एतराज़ होता है कि जनाब इन्होंने साबिका अदवार के मुकाबले में ज़्यादा कर्जे लिए। बिलाशुबा नून लीग के दौर में 25 अरब कर्ज लिया गया, उसके मुकाबले में पीटीआई के दौर में 43 अरब के कर्जे लिए गए। फ़र्क 18 अरब रुपए का है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये 18 अरब रुपए कहाँ गए? इसमें से साबिका कर्जों पर सूद की मद में 9 अरब रुपए अदा कर दिए गए। ये जो 18 अरब के कर्जे लिए गए, इसमें से 9 अरब रुपए साबिका दौर में पीपुल्स पार्टी और नून लीग के दौर में लिए गए कर्जों पे सूद अदा कर दिया गया। नकद रिजर्व्स जो हमारे पहले कम थे उसमें 6 अरब का इजाफा इस फंड की वजह से। ये फंड लाकर एक तरह से आपके रिजर्व्स में रखा गया, उसे खर्च नहीं किया गया, उससे कोई ऐशी नहीं की गई। रुपए की जो डिवैल्यूएशन हुई वो दुनिया भर में होती है, खासतौर पर पसमानदा ममालिक में जब महंगाई बढ़ती है, उनके एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, उनकी इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं, उनके रिजर्व्स कम होते हैं तो उनकी ज़र में डिवैल्यूएशन आती है। रुपए की कदर में कमी का जो असर पड़ा पाकिस्तान की मईशत पे वो 6 अरब डॉलर का पड़ा। तो पूरी दुनिया में मंदी का एक रुझान था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरोना की वजह से माशी नतात पूरी दुनिया में आया हुआ था। उसके नतीजे में पैसे की डिवैल्यूएशन जो हुई, रुपए की डिवैल्यूएशन जो हुई, उसकी वजह से आपकी मईशत पे 6 अरब रुपए का बोझ पड़ा। तो अब आप साबिका कर्जों के सूद के 9 अरब रुपए, नकद रिजर्व्स में जो महफूज रखे गए 6 अरब रुपए और रुपए की कदर में कमी के 6 अरब रुपए मिला के देख लें तो बाकी सिर्फ 3 अरब रुपए के कर्जों का तनाज़ा है जिसको बढ़ा के इतना पेश किया जा रहा है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, पीटीआई की हुकूमत के दौर में और बहुत से तारीख साज इक़दाम हुए।
آپ کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے بڑا ایک تاریخی کام ہونے جا رہا تھا. رشیا کے ساتھ آپ معاہدہ کرنے جا رہے تھے. رشیا آپ کو تیل اور گندم 30% ڈسکاؤنٹڈ کاسٹ پہ دینے کے لیے تیار تھا, 30% مارکیٹ سے کم قیمت پہ دینے کے لیے تیار تھا. وہ موقع ہم نے امریکی سیاست کے بھی چڑھا دیا, کیونکہ امریکہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم سستی چیزیں خریدیں. وہ ہمیں بھارت کا طفیلی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں سلو پوائزن دے کے اس پوزیشن پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑے نہ ہو سکیں اور ہم ایک باوقار قوم کے طور پہ اس کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں. ہماری پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو تاریخ ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں بے دست و پا کر کے رکھا ہے. ایک موقع وہ تھا جب مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا تھا چائنا اور انڈیا کی وار کے دوران. یہ امریکہ ہی تھا جس نے ہمیں ضمانت دی تھی کہ اس جنگ کے بعد وہ اس مسئلے کو حل کریں گے, لیکن وہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا. ہمارا جب مشرقی بازو ٹوٹ رہا تھا تو امریکہ کا ساتواں بیری بیڑا آ رہا تھا. ہمارا ملک تو 2 لاکھ ہو گیا لیکن ان کا بیری بیڑا نہیں آیا. ہم آج بھی ورلڈ بینک اور IMF کی معرفت امریکہ کی ناجائز ڈیمانڈز پوری کرتے جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اپنا ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں, ہم پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا اتحاد خطرے میں ہے, ہماری یونٹی خطرے میں ہے, ہماری وحدانیت خطرے میں ہے. ان چیزوں کی ضرورت کو محسوس کر کے زندہ قوموں کی طرح ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا, نہ کہ ورلڈ بینک اور IMF کی بیساکھیوں کو بند کرنا پڑے گا. بات ہو رہی تھی PTI کے اقدامات کی. میں نے عرض کیا کہ رشیا ہمیں 30% ڈسکاؤنٹڈ قیمت پہ تیل اور گندم دینے کے لیے تیار تھا. امریکی دباؤ پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت اس طرف کوئی پیش قدمی نہیں کرے گی, کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم رشیا اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں. رحمت للعالمین اتھارٹی, میرے بہت سے بھائی بڑا شور میں چاہتے ہیں, اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں دوسروں پہ. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, سیرت یونیورسٹی قائم کی, اس کے قیام کے لیے آغاز کیا. عالمی سطح پہ اسلام و فوبیا کے خلاف قانون سازی کرانے کا کریڈٹ صرف عمران خان کو جاتا ہے. اس سے پہلے پاکستان کے کسی حکمران نے اس کے بارے میں شاید سوچا بھی نہیں تھا. کہیں بات کرنا تو دور کی بات, اور عالمی سطح پر اس کو ریئلائز کرانے, ریکگنائز کرانے اور منانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ جائیے سیرت انابا میں PhD کی سہولت, سیرت چیئرز کا اداروں میں, تعلیمی اداروں میں قیام, تعلیمی اداروں میں قرآنی تعلیمات لازمی قرار دینا, جس کے نتیجے میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاکھوں علماء کو روزگار میسر آتا. ہمارے ہاں جو ایک سازش کے تحت علماء کو مساجد اور مدارس تک محدود کر کے جہاں صرف جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے انہیں معمولی اجرتیں ملتی ہیں, اس سے باہر کبھی نکل کے علماء کو معاشی میدان میں کوئی رول پلے کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ آپ نے دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جس طرح کا پلان قائم کیا, اس کے نتیجے میں لاکھوں علماء کو ملازمتیں مل جاتی. ایسے میں جن طاقتوں نے ایک منتخب حکومت کا مینڈیٹ چرا کر ایسے لوگوں کو قوم پر لا کر مسلط کر دیا جن پر کرپشن, منی لانڈرنگ, لوٹ مار اور قتل کے مقدمات تکمیلی مراحل میں تھے, ان کے لیے صرف وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلے کیے, جنہوں نے یہ معاملات کیے, جنہوں نے ایک منتخب حکومت کو ہٹا کے ایک اس طرح کی حکومت لے کے آئے جو عالمی طاقتوں کی طفیلی ہو, اس پہ ہم سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہہ سکتے. یہ ہوئے تم دوست جن کے دشمنوں کا آسماں کیوں ہو. ناظرین, انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے. زندگی رہی تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.